अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अफरीन अकबर हियर। तो जो हम लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, होपफुली यू आर लिसनिंग। अच्छा जी, कल हम डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे एक्टिव प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी हमने डिस्कस की, कुछ सब्सटेंसेस की या सॉल्यूट्स की, और कुछ सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी थी। मैं एक दफ़ा थोड़ा सा रिकॉल करूंगी कि अगर हम ट्यूबुलर लिमेन की बात करते हैं तो ट्यूबुलर लिमेन हैव एन अपाइकल मेम्ब्रेन व्हिच इज आल्सो कॉल्ड अपाइकल मेम्ब्रेन एंड एन एक्सटेंसिव ब्रश बॉर्डर। और उस एक्सटेंसिव जो ब्रश बॉर्डर है, जिसकी वजह से फाइनली होता क्या है कि उसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाता है, राइट। अच्छा, उसके सरफेस एरिया ज़्यादा सोडियम की जो रीअब्जॉर्प्शन है उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है, वो पैसिवली रीअब्जॉर्ब हो रहा है। सोडियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा क्यों हो रही है, कैसे बगैर किसी एनर्जी के रीअब्जॉर्ब हो रहा है विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन्स। वो इस तरह से हो रहा है क्योंकि ट्यूबुलर ल्यूमन के अंदर जो नेफ्रॉन का जो ल्यूमन है उसके अंदर जो फिल्ट्रेट आ रहा है, जो फिल्टर्ड लोड है, उसमें सोडियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इनसाइड द सेल ऑफ ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स। ठीक है, तो वो वहाँ से पैसिवली डिफ्यूज हो रहा है। लेकिन जो बेजोलेटरल मेम्ब्रेन है, अगेन हम देखेंगे बेजोलेटरल मेम्ब्रेन के ऊपर जो है, बेजोलेटरल मेम्ब्रेन के ऊपर सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप मौजूद है, जिसकी वजह से सेकेंडली वहाँ से भी एनर्जी एक्सट्रैक्ट हो रही है। अच्छा, उसके अलावा हमने देखा था कि जो कैरियर प्रोटीन्स थे, हमने फिर ग्लूकोज की भी बात की थी। कैरियर प्रोटीन्स में हमने देखा कि जो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन है वो भी जो है वो भी कैरियर जो है उस कैरियर प्रोटीन में अटैच होकर सोडियम के साथ जो है वो पैसिवली जो वो डिफ्यूज कर रहा है, ठीक है, इन सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। अब उसकी वजह से हो क्या रहा है, जो ये प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रही है, उस पर कंसंट्रेशन में क्या चीज़ आ रही है, जैसे ये ट्रांसपोर्ट हो रही है आइदर इट इज प्राइमरी और सेकेंडरी, दैट वे लीड्स टू डिक्रीज the concentration of these ions inside the tubule and increase these concentration of ions inside the internal interstitium। ठीक है, और जो कंसंट्रेशन डिफरेंस आ जाता है, जैसे कि सॉल्यूट्स हैं वो जैसे ही ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं फ्रॉम द ल्यूमन इनसाइड द सेल, ऑस्मोसिस ऑफ वाटर भी हो रही है इन द सेम डायरेक्शन दैट द सॉल्यूट आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द ट्यूबुलर ल्यूमन इनटू एन रीनल इंटरस्टिशियम। अब जो वाटर मूव कर रहा है अक्रॉस द टाइट जंक्शंस बाय ऑस्मोसिस, इट कैन आल्सो कैरी विद इट सम ऑफ द सॉल्यूट। ठीक है, जैसे हम कह रहे हैं कि अपने साथ ही कुछ सॉल्यूट्स पे लेके जा रहा है, व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज सॉल्वेंट ड्रैग। अच्छा जी, नेक्स्ट हम चलते हैं। ये थोड़ा सा हमारा पिछला थोड़ा सा रिकॉल भी हो गया है। हमने प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स की बात की थी कि जो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल है उसमें कुछ टाइट जंक्शंस हैं, ठीक है, और जो ऑस्मोटिक फ्लो है ज़्यादा वाटर का वो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के अंदर वो ज़्यादा टाइट जंक्शंस के जरिए हो रहा है, लेकिन टाइट जंक्शंस आर नॉट एज मच दैट मच टाइटर कि वाटर टू ऑस्मोसिस ना हो सके, ये थोड़े से लाइटर से टोन है उनकी, ठीक है, और थ्रू ट्रांससेलुलर पाथवे। अच्छा, इस कंडीशन में स्पेशली proximal tubule हाई permeability होती है वाटर की भी, and then smaller but insignificant permeability to most of the ions like sodium chloride, potassium, calcium and magnesium। ये ट्रांससेल्युलर पाथवे को ये फॉलो करते हैं और टाइटर जंक्शंस, टाइट जो जंक्शंस हैं उसको भी फॉलो करते हैं। ये थ्रू ऑस्मोटिक फ्लो पानी भी अंदर जा रहा है और बगैर किसी जो एटीपीएस के ये सारा थ्रू ट्रांससेल्युलर पाथवे ये चीज़ें जो है वो ल्यूमन से वो एपिथेलियल सेल्स में जा रही हैं, और इसमें कुछ ये सॉल्यूट्स भी जा रहे हैं, जैसे पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम और कुछ क्लोराइड भी जा रहा है। लेकिन जो लेटर पार्ट्स हैं प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के, या हम नेफ्रॉन की बात करते हैं, जो उनके अंदर जो जंक्शंस हैं, टाइट जंक्शन, जो हमने पहले बात की थी कि जी वो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के अंदर भी मौजूद है, लेकिन प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के टाइट जंक्शंस की जो टोन है उसमें, और जो लूप ऑफ हैनले कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स हैं उनके अंदर जो टाइट जंक्शंस की जो टोन है उसमें बहुत डिफरेंस है, ठीक है। अब जो लूप ऑफ हैनले या कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स हैं उनके अंदर जो टाइट जंक्शंस मौजूद हैं, दे आर मच टाइटर and they are far less permeable to water and solutes in the epithelial cells, also has much less membrane surface area, क्योंकि यहाँ पर इनके पास बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया भी नहीं है, ठीक है। लूप ऑफ फैनले में क्यों हम डिस्कस करेंगे कि वो थिन लूप ऑफ फैनले एक ऐसा एरिया है जहाँ पे ब्रश वाटर नहीं होता और वहाँ पे एपिथेलियल सेल्स की बड़ी थिन सी लाइन होती है। सो वाटर कैन नॉट मूव इजीली अक्रॉस द टाइट जंक्शंस ऑफ द ट्यूबुलर मेम्ब्रेन बाय ऑस्मोसिस। एडीएच जो है एंटी डायरेटिक हार्मोन व्हिच इज रिलीज्ड और सीक्रेटेड फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी water
लिए ज़रूरी है कि जो वाटर की मूवमेंट के लिए ज़रूरी है, जो ट्यूबुलर एपिथेलियम है, वाटर की मूवमेंट के लिए ज़रूरी है कि ट्यूबुलर एपिथेलियम जो है वो परमिएबल होना चाहिए वाटर के लिए। अगर वो परमिएबल है, बेशक ऑस्मोटिक ग्रेडियंट जितना ही लार्ज क्यों ना हो, वाटर ऑस्मोसिस करेगा। वंस अगर वो परमिएबल नहीं है वाटर के लिए, तो बेशक ऑस्मोटिक ग्रेडियंट बहुत ज़्यादा हो, वाटर वहाँ से रीअब्सॉर्ब नहीं हो सकता। यहाँ पे भी हमें एक दिखाया गया कि नेट फ्लो ऑफ वाटर किस तरफ जाता है, जहाँ पे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। अगर आप देखें तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं जो कि हम सॉल्यूट की तरफ भागते हुए आ रहे हैं, जिससे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स जो है, वहां से हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट की तरफ वाटर की मूवमेंट होती है। So here we are talking about ascending loop of Hanle in reference to water permeability only. हम लोग इसको बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, ascending loop को, इसका थिन भी और थिक दोनों पार्ट्स को, ठीक है। So ascending loop of Hanle जो है, जिसमें थिन और थिक दोनों पार्ट आ जाते हैं, water permeability is always low and almost no water is reabsorbed despite a large osmotic gradient. चाहे osmotic gradient में बहुत बड़ा चेंज हो, पानी वहाँ पे मूवमेंट नहीं करेगा, रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी। Water permeability in the last part of the tubules, the distal tubules, collecting tubules and collecting ducts can be high or low depend upon the presence or absence of ADH. तो ये कह रहे हैं कि लूप ऑफ हैनले में पानी की जो परमिएबिलिटी है या उसकी रीअब्जॉर्प्शन है वो बहुत ही कम है, और समटाइम्स किसी एक आध पोर्शन के अंदर हम आगे डिस्कस करेंगे कि बिल्कुल भी नहीं है। और वाटर परमिएबिलिटी जो डिस्टल ट्यूब्यूल में, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में या आगे की ट्यूब्यूल्स में जो मौजूद है, चाहे वो हाई परमिएबिलिटी है या लो है, वो डिपेंड करता है कि ADH कितना प्रेजेंस है वहाँ पर, कितना मौजूद है। अच्छा, रीअब्जॉर्प्शन हम देखेंगे क्लोराइड की, यूरिया की और बाकी के सॉल्यूट्स की बात है। पैसिव डिफ्यूजन, सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन हमने देखा था कि ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल से जा रही थी, ठीक है, वो बड़ा पैसिव डिफ्यूज करता। नेगेटिव आयन सच एज क्लोराइड आर ट्रांसपोर्टेड अलोंग विद द सोडियम बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। तो पॉजिटिव जा रहा था, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल था, क्लोराइड भी चला गया। ट्रांसपोर्ट ऑफ पॉजिटिव आयन आउट ऑफ द ल्यूमन लीव्स द इनसाइड ऑफ ल्यूमन नेगेटिवली चार्ज। अब जो ल्यूमन था उसके अंदर जितना ज्यादा फिल्टर्ड हो रहा था, सारा फ्लूइड फिल्टर आ रहा था, वो सारा फ्लूइड जो है उसमें से सोडियम जो है वो पॉजिटिव आयन था और क्लोराइड क्योंकि नेगेटिव आयन है, वो एनायंस में से। तो सोडियम अगर वहां पर रीअब्जॉर्प्शन कर रहा था, जो पैसिवली डिफ्यूज कर रहा था, रीअब्जॉर्प्शन में जा रहा था, तो उसने क्या छोड़ा कि रिमेनिंग जो है वो नेगेटिविटी छोड़ी उसमें ल्यूमन के अंदर, के क्लोराइड ज्यादा हो गया था। सो दिस कॉजेज क्लोराइड टू डिफ्यूज पैसिवली थ्रू द पैरासेलुलर पाथवे। अब क्लोराइड ने देखा कि यहाँ पे हम एक छोटी सी एक स्टोरी भी देख लेते हैं, एक छोटी सी स्टोरी बनाते हैं कि सोडियम जो है उसने ग्लूकोज के साथ दोस्ती कर ली थी, वो एज अ कैरियर प्रोटीन ग्लूकोज को अपने साथ लेकर जा रहा था, ऐसा ही था। फिर हमने देखा कि क्लोराइड तो बिल्कुल अकेला रह गया। क्लोराइड ने कहा कि जी मैं अपने बलबूते पे खुद ही अपना काम करूंगा, वो पैसिवली डिफ्यूज हो गया थ्रू पैरासेलुलर पाथवे। तो क्लोराइड भी रहा नहीं बेचारा, वो भी सेल के अंदर एंटर हो ही गया। जो फ्लूइड फिल्टर्ड होके आ रहा था उसमें सोडियम भी था, ग्लूकोज था। कल हमने डिस्कस किया था कि सोडियम और ग्लूकोज विद द हेल्प ऑफ द कैरियर प्रोटीन पैसिवली डिफ्यूज करके चले गए इनसाइड द सेल। अब टीचर्स ने किसको छोड़े, हालांकि सोडियम क्लोराइड की तो दोस्ती है, सोडियम और क्लोराइड दोनों होते हैं अक्सर, लेकिन अब यहाँ पे क्लोराइड अकेला रह गया, वो पैसिवली खुद ही अपने बलबूते पे डिफ्यूज हो गया इनसाइड द पैरासेलुलर पाथवे, ठीक हो गया। So additional reabsorption of chloride ion occurs because of the chloride concentration gradient when the water is reabsorbed from the tubule by osmosis and concentration of chloride ions in the tubular lumen। अब क्या हुआ, एडिशनल उसकी वजह से रीअब्जॉर्प्शन भी हुई और भी क्लोराइड गया, क्लोराइड अंदर चला गया, उसकी वजह से वाटर भी जो है वो भी रीअब्जॉर्प्शन होना शुरू हो गई इसकी थ्रू ऑस्मोसिस, ठीक है। इस तरह से क्लोराइड आयन की जो कंसंट्रेशन थी ट्यूबुलर ल्यूमन में वो मेंटेन करना शुरू हो गई। हम यहाँ पे एक ग्राफ के अंदर देखते हैं, एक फ्लो चार्ट है ये। सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन होगी, वो क्या करेगा, नेक्स्ट स्टेप उसका क्या होगा, दो नेक्स्ट स्टेप्स, एक तो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करेगा, दूसरी जगह पे हम देखेंगे कि ल्यूमन में नेगेटिव पोटेंशियल ज्यादा छोड़ेगा। क्यों, क्योंकि सोडियम खुद तो हो गया रीअब्जॉर्ब, उसने पीछे क्लोराइड को छोड़ दिया था। वाटर की रीअब्जॉर्प्शन जब हुई तो हमने देखा कि ल्यूमन के अंदर क्लोराइड की कंसंट्रेशन ज्यादा थी, ठीक है। और वहाँ पे फिर हमने ये भी देखा कि यूरिया की कंसंट्रेशन भी ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि कुछ पार्ट्स ऐसे थे इसमें ट्यूब्यूल्स में जो कि यूरिया को रीअब्जॉर्ब नहीं कर रहे थे, ठीक हो गया। सो फिर जब यूरिया भी ज्यादा था, क्लोराइड भी ज्यादा था, तो क्या हो गया, और ल्यूमन में नेगेटिव पोटेंशियल भी ज्यादा था क्योंकि सोडियम तो रीअब्जॉर्ब हो ही चुका था, तो उसकी रीअब्जॉर्प्शन की वजह से ये तीन कंडीशंस क्रिएट हुई, इंक्रीज नेगेटिव ल्यूमन पोटेंशियल, इंक्रीज ल्यूमिनल
क्लोराइड कंसंट्रेशन इज राइज एंड इंक्रीज ल्यूमिनल यूरिया कंसंट्रेशन। ठीक हो गया, ये 3 चीजें थी। अब ल्यूमिन में जो यूरिया की कंसंट्रेशन ज्यादा थी वो पैसिवली रीअब्जॉर्ब होना शुरू हो गया, ऐसे भी किसी ग्रेडियंट की, किसी उसकी क्योंकि उसमें ज्यादा था ना, उससे किसी एनर्जी की, किसी पंप की जरूरत नहीं थी। ठीक हो गया। अब फिर हमने देखा कि जी ल्यूमन में नेगेटिव पोटेंशियल था, ल्यूमन में क्लोराइड ज्यादा था, अगेन क्लोराइड में अपने बलबूते पे पैसिवली रीअब्जॉर्प्शन शुरू कर दिया। ठीक हो गया। एक सोडियम ने अगर जो है उसका साथ छोड़ा था, ठीक है, क्योंकि सोडियम ग्लूकोज के साथ जा रहा था, अमीनो एसिड्स को अंदर लेके जा रहा था, को ट्रांसपोर्ट कर रहा था, इसके साथ जगह नहीं थी जाने के लिए, तो क्लोराइड जो है वो नेगेटिव आयन एज अ चला गया था उसके अंदर, पैसिवली रीअब्सॉर्ब कर गया। Chloride ion can also be reabsorbed by the secondary active transport. It involves co-transport of sodium chloride with sodium across the luminal membrane. बहुत कम. Urea is also passively reabsorbed from the tubule, but to a much lesser extent than chloride ions. ज़्यादातर जो है यूरिया तो जला गया, पैसिवली रीअब्सॉर्ब करके गया। हमने डिस्कस किया क्लोराइड भी पैसिवली रीअब्सॉर्ब करके गया, लेकिन क्योंकि सोडियम के पास बाद में ग्लूकोज को पहुंचा के जो बाद में थोड़ी सी जगह बची, उसने थोड़ा सा क्लोराइड अपने साथ अंदर लेकर गया वो बाद में in the later part of proximal tubule. As water is reabsorbed from the tubule by osmosis coupled with the sodium reabsorption, urea concentration in tubular lumen increases. ये हम पीछे ग्राफ में डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि सोडियम भी चला गया था, पानी भी रीअब्सॉर्ब हो गया था, तो ल्यूमेन में यूरिया की कंसंट्रेशन ज्यादा थी, इसीलिए पैसिवली यूरिया रीअब्सॉर्ब होना शुरू हो गया था। एंड दिस क्रिएट एन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि ग्रेडियंट ज्यादा हो गया था ल्यूमेन के अंदर, रीअब्सॉर्प्शन ऑफ यूरिया, बट इट डज नॉट permeate the tubule as rapidly as water. ये पैसिवली रीअब्सॉर्ब जरूर हुआ था, अच्छे तरीके से ऐसे नहीं जा रहा था जैसे वाटर रीअब्सॉर्प्शन होती है, तो ये 50% यूरिया जो रीअब्सॉर्ब होता है 50% एक्सक्रीट आउट हो जाता है। In some part of the nephrons, especially the inner medullary collecting duct, passive urea reabsorption is facilitated by urea transporters। और ये जो हम देखते हैं कि बाद में जो यूरिया जो है इस पूरी ट्यूब्यूल में कहीं जाके रीअब्सॉर्ब होती भी है, तो उसकी कुछ ट्रांसपोर्टर्स हैं वो उसको लेकर जाते हैं। ठीक है, so half of the filtered urea by the glomerular capillaries is reabsorbed from the tubule and the remainder of the urea, जैसे हमने बात की कि 50% reabsorb हो जाती है and the remainder 50% is excreted in the urine and large amount of as compared with the, मतलब इसके साथ जो और दूसरी चीजें जो जा रही थी वेस्ट प्रोडक्ट्स में हम देखेंगे यूरेट भी जा रहे हैं और यूरिक एसिड भी जा रहा है, तो बाकी के जो वेस्ट प्रोडक्ट के जो मेटाबॉलिज्म में के जरिए जो बाकी के वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उनके साथ बाकी यूरिया भी एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। क्रेटिनिन की बात करते हैं। इट्स एन इवन लार्जर मॉलिक्यूल देन द यूरिया एंड इज एसेंशियली इम्पर्मिएट टू ट्यूबुलर मेम्ब्रेन। क्रेटिनिन जो है वो मेटाबॉलिज्म से आ रहा है, मसल मेटाबॉलिज्म से, ये बिल्कुल भी रीअब्सॉर्प्शन में नहीं जाता। So none of the creatinine that is filtered is reabsorbed. All the creatinine filtered by the glomerulus is excreted in the urine. जितना भी है वो सारा का सारा excrete out हो जाता है। यूरिया जो वो 50% reabsorb हो जाता है। ठीक है, mammals में greater than 90% of the waste nitrogen is generally mainly generated in the liver as a product of protein metabolism. नाइट्रोजन की बात, हम यूरिया नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं, excreted by the kidney as an urea। ठीक हो गया। अब रीअब्सॉर्प्शन और सिक्रीशन हो रही है, काफी सारे आयंस रीअब्सॉर्ब हो रहे हैं, कुछ आयंस ऐसे भी हैं जो सिक्रीट आउट हो रहे हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन्स। हम प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल की बात करते हैं, हम एक एक पार्ट को इंडिविजुअली देखेंगे। प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में 65% सोडियम जो है उसकी रीअब्सॉर्प्शन हो रही है, वाटर की हो रही है, एंड सम क्लोराइड आर रीअब्सॉर्ब। जो हमने अभी डिस्कस किया था कि सोडियम जो अपने साथ ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स को लेकर जाता है, तो क्लोराइड खुद तो वैसे तो पैसिवली रीअब्सॉर्ब होता है, लेकिन बहुत ही थोड़ा सा वो सोडियम के साथ कंपनी भी करता है। So additional reabsorption of sodium by counter transport, हमने देखा था ये किसके साथ कर रहा था, ये हाइड्रोजन के साथ कर रहा था into the lumen। ठीक है, पहले सोडियम किस में जा रहा था, को ट्रांसपोर्ट में विद द ग्लूकोज, उसके बाद एडिशनल जो रीअब्सॉर्प्शन है उसकी 10% और थी, वो काउंटर ट्रांसपोर्ट कर रहा था इन रेफरेंस के सोडियम रीअब्सॉर्ब हो रहा था और ल्यूमन में हाइड्रोजन सिक्रीट हो रहा था। प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में क्योंकि हमने देखा था कि एक्सटेंसिव ब्रश बॉर्डर होता है जिसकी वजह से सरफेस एरिया ज्यादा हो जाता है, दैट्स व्हाई 60% ऑफ सोडियम एंड वाटर इज रीअब्सॉर्ब्ड, राइट। अच्छा, दूसरा इसके अंदर ये जो ब्रश बॉर्डर है, ये जो एपिथेलियल सेल्स मौजूद हैं, उसमें बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रियाज हैं, उसमें लोडेड प्रोटीन कैरियर्स हैं, जिसकी वजह से ये प्रोटीन कैरियर और माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी जनरेट कर रहा है, इस वजह से
प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में ये सोडियम पोटेशियम जो एक्टिविटी है, जो एटीपीएस की जो एक्टिविटी है, जहाँ पे एनर्जी यूज़ हो रही है, एटीपी यूज़ हो रही है, वो बहुत ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का लोड भी ज़्यादा है, कैरियर प्रोटीन्स भी ज़्यादा है, इसीलिए सोडियम जो है कंपनी कर रहा था ग्लूकोज के साथ, ठीक है। एंड रीएब्जॉर्प्शन अकर्स कॉन्स्टेंटली, लाजमी बिल्कुल चल रही है रिगार्डलेस ऑफ द हाइड्रेशन स्टेट, चाहे जो हाइड्रेशन का स्टेट हो, यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन चल ही रही है। सो यहाँ पे एक डायग्राम में हम देखते हैं 65% लिखा हुआ है, आपको एक नेफ्रॉन नजर आ रहा होगा, राइट। तो यहाँ पे 65% सोडियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, वाटर आर रीअब्सॉर्ब्ड इन दिस प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। अब अगर इस डायग्राम को क्रॉस सेक्शन में देखें तो हम देख रहे हैं कि ये रीअब्सॉर्प्शन हो रही है ल्यूमन से टूवर्ड्स सेल्स। तो उसमें सोडियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट है, पोटेशियम है, वाटर भी रीअब्सॉर्प्शन हो रही है, ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड्स आर देयर। और सिमिलरली हम देख रहे हैं जहाँ पे आइसोस्मोटिक लिखा हुआ है, ये ल्यूमन के अंदर की सरफेस है जिसमें फिल्टर्ड फ्लूइड मूव कर रहा है, और यहाँ पे सिक्रीशन किस चीज की हो रही है, ऑर्गेनिक एसिड्स की, बेसिस की, और हाइड्रोजन सिक्रीट हो रहा है यहाँ पे। रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, return of most of the molecules and water from the urine filtrate back into the peritubular capillaries। इसका मतलब है हम रीअब्सॉर्प्शन की बात कर रहे हैं, बहुत सारा पानी, बहुत सारे सॉल्यूट्स ये वापस रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं, जैसे प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में हमने डिस्कस किया 65% रीअब्सॉर्ब हो रहे हैं। ऑलमोस्ट अबाउट 180 लीटर पर डे अल्ट्रा फिल्ट्रेट प्रोड्यूस होता है। हाउएवर 1 to 2 लीटर ऑफ यूरिन इज एक्सक्रीटेड 24 आवर्स। सो यूरिन वॉल्यूम वेरीज अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द बॉडी, ठीक है। जितनी सब्जेक्ट की जो है या पेशेंट की जो है वो बॉडी की नीड होगी, यूरिन वॉल्यूम उसके हिसाब से ही आएगा, और वो वेरी करता है कि कितना जो है वो इनटेक कर रहा है सब्जेक्ट। मिनिमम जो यूरिन एक्सक्रीट आउट होना चाहिए 400 ml है यूरिन नेसेसरी टू एक्सक्रीट द मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स। मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स काफी, उसको हम कहते हैं ये मिनिमम जो है वो ऑब्लिगेटरी वाटर लॉस है, ये लाजमी है, ऑब्लिगेशन है उसके ऊपर कि ये लॉस हो ताकि मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है वो उसमें से एक्सक्रीट आउट हो सके। यहाँ पे हमें एक डायग्राम सी नजर आ रही है जिसमें हम देखेंगे ये ल्यूमन है किडनी का, यहाँ पे ये हमें सेल्स नजर आ रहे हैं, हमने देखा सोडियम और ग्लूकोज है वो कंपनी कर रहे हैं, को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, अपाइकल मेम्ब्रेन के ऊपर, और ये सेल के अंदर चले गए। सेल के अंदर जाने के बाद बेसोलेटरल मेम्ब्रेन पे हमने देखा कि सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप मौजूद है, और वहां से जो है ग्लूकोज जो है वो तो पैसिवली सेल के अंदर आने के बाद वो पैसिवली डिफ्यूज करके ये वापस चला गया कहाँ पे, ब्लड के अंदर। लेकिन जो सोडियम था उसे यहाँ पर आने के लिए, कहाँ पर, ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आने के लिए फिर इसकी जरूरत पड़ेगी सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप की, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इनसाइड द जो एपिथेलियल सेल है सोडियम की कंसंट्रेशन कम होती है और इंटरस्टिशियल में ज्यादा होती है, तो सो लोअर कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में आने के लिए इसे इस पंप की जरूरत पड़नी थी, या जैसे हम कहते हैं प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए एंटर हो रहा था इंटरस्टिशियल में, और फिर इंटरस्टिशियल में आने के बाद ये डिफ्यूज कर जाता है थ्रू सिंपल डिफ्यूजन, कहाँ पर, ब्लड के अंदर। So sodium reabsorbed by the sodium potassium pump, बिल्कुल एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रही है, हम सोडियम पोटेशियम पंप की जो बात कर रहे हैं इनटू द रीनल इंटरस्टिशन। उसके बाद ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड्स बाय द सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, राइट, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड आ रहे होते हैं थ्रू ट्राइप्रोटीन विद द सोडियम, तो बेसोलेटरल मेम्ब्रेन पर जो है वो वहाँ पर हम देखते हैं कि एटीपीएस जो एक्टिविटी है वो मौजूद होती है, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस। क्लोराइड जो वो फॉलो करता है सोडियम को पैसिवली, और सिमिलरली हम देखते हैं वाटर भी ऑस्मोटिकली फ्लो करता है सोडियम की तरफ। ये एक डायग्राम में हमें नजर आ रही है सॉल्ट एंड वाटर रीअब्सॉर्प्शन इन द प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। हमने देखा कि ग्लोमुलर अपरेटस मौजूद है, ठीक है, ग्लोमुलर कैपिलरीज है, वहां से येलो पोर्शन हमें नजर आ रहा है कि यहाँ पे ये वोमेंस कैप्सूल बना हुआ है, यहाँ से बहुत सारे सॉल्यूट्स जो हैं वो मूव कर रहे हैं फिल्ट्रेट के अंदर। फिर हमने देखा कि सोडियम है, क्लोराइड है, सोडियम एक्टिवली रीअब्सॉर्ब कर गया, ये पैसिवली रीअब्सॉर्ब कर गया, वाटर भी फॉलो सॉल्ट्स बाय ऑस्मोसिस, ठीक है, और उसके बाद फ्लूइड जो है रिड्यूस टू 1/3 ओरिजिनल वॉल्यूम बट स्टिल आइसोस्मोटिक। अब फ्लूइड तो देखो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में डिस्कस किया था 65% रीअब्सॉर्प्शन हो रही है, इसके बावजूद जो इसके अंदर फिल्टर्ड फ्लूइड है वो ओरिजिनल वॉल्यूम जो उसका मौजूद है 1/3 भी, वो स्टिल आइसोस्मोटिक है। काउंटर ट्रांसपोर्ट की हमने डिस्कस किया था कि सिक्रीशन हो रही थी हाइड्रोजन आयन की और इन रेफरेंस टू सोडियम रीअब्सॉर्प्शन, एंड सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इनटू द ट्यूबुलर ल्यूमेन इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप इन रिमूवल ऑफ बाइकार्बोनेट्स। अब ये हो क्या रहा है कि सोडियम रीअब्सॉर्ब कर गया, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल की बात कर रहे हैं, वहाँ पे दो तरह की हमने देखा ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स थे, एक को ट्रांसपोर्ट थी विद सोडियम जो है वो ग्लूकोज और अमाइनो एसिड के साथ को ट्रांसपोर्ट कर रहा था। फिर हमने देखा प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के अंदर ही काउंटर ट्रांसपोर्ट भी हो रही थी जिसमें सोडियम की
रीअब्जॉर्प्शन हो रही थी और रीनल एपिथेलियल सेल्स जो हैं वो हाइड्रोजन को जो है वो एक्सक्रीट आउट करते हैं। हाइड्रोजन जो है जैसे ही वो सिक्रीट होके ट्यूबुलर लिगमेंट के अंदर आएगा, वो वहाँ पे बाइकार्बोनेट के साथ मिलेगा। बाइकार्बोनेट के साथ मिलने के फौरन बाद जैसे उसके साथ हाइड्रोजन मिलेगा, वो कार्बोनिक एसिड बनाएगा एंड देन फाइनली दिस कार्बोनिक एसिड इज डिसोसिएटेड इनटू वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे एक डायग्राम है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान से देखिएगा। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स अलोंग द प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। हम देख रहे हैं कि प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में कौन कौन से सॉल्यूट्स हैं जो रीअब्सॉर्ब कर रहे हैं और कौन कौन से सॉल्यूट्स हैं जिनकी कंसंट्रेशन अभी भी थोड़ी सी ज़्यादा है। आप वाई एक्सिस में देखेंगे यहाँ पे कि जहाँ पे 0.05, 0.1, 0.2, 0.5 और 1.0 के साथ एक हमें डैश्ड लाइन नज़र आ रही है, ठीक है। उसके बाद ऊपर हम देखेंगे 2.0 एंड 5.0 है। हम एक्सिस में देखेंगे परसेंटेज ऑफ टोटल प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल लेंथ, ये हम इसकी लेंथ देख रहे हैं जो 20, 40, 60, 80 एंड 100 है। वाई एक्सिस हम देख रहे हैं कि ट्यूबुलर फ्लूइड और प्लाज्मा की कंसंट्रेशन कैसी है। जहां पर ये पॉइंट है 1.0, ठीक है, जहां से सारी लाइनें निकल रही हैं, आपको नजर आ रहा है कि सारे सॉल्यूट्स की जो है ना वो उन्होंने बार बनाई हुई है, ग्राफ बनाया हुआ है। अगर 1.0 पर कोई भी सॉल्यूट, कोई भी आयन मौजूद है, दैट मीन्स दिस सॉल्यूट कंसंट्रेशन इन ट्यूबुलर फ्लूइड और इन प्लाज्मा इज सेम, ठीक है। हम सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं सोडियम को। सोडियम की जो कंसंट्रेशन है ना, ये ऑलमोस्ट बहुत माइल्ड सा फ्लक्चुएशन आ जाती है ट्यूबुलर फ्लूइड में। ट्यूबुलर फ्लूइड का मतलब है हम नेफ्रॉन के ट्यूब्यूल की बात कर रहे हैं वो, और फिर प्लाज्मा के साथ कंपेयर करें तो इनकी ऑस्मोलैरिटी में बहुत थोड़ा सा फर्क आता है। सो सोडियम की ऑस्मोलैरिटी और जो है प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी ऑलमोस्ट सेम चली जाती है। फिर अब थोड़ा सा देखिए कीक्लोराइड है। अच्छा, उसके बाद ये जो 1.0 है ना, 1.0 से जो नीचे लाइनें आ रही हैं जिसमें बाइकार्बोनेट नजर आ रहा है, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, दैट मींस ऑल दीज आयंस आर एक्टिवली रीअब्सॉर्ब्ड, ठीक है। 1.0 से जो ऊपर लाइन है जैसे यूरिया और क्रेटिनिन आ रहा है, दैट मींस दे आर स्टिल इन द ट्यूबुलर फ्लूइड मोड, ठीक है। और उससे ये भी पता चलता है कि ये एक्सक्रीट भी हो रहे हैं, सिक्रीट भी हो रहे हैं। ये ट्यूबुलर लिगमेंट को सिक्रीट कर रही है, ट्यूबुलर फ्लूइड में ये स्टिल अभी भी मौजूद है, ठीक है। तो अगर हम देखें बाइकार्बोनेट को, उसके बाद हम ग्लूकोज को देखें, अमाइनो एसिड के सारे रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं। देखो ना, ग्लूकोज और अमाइनो एसिड तो 100% रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। और ये पूरी लेंथ में बाइकार्बोनेट के देखते हैं कि ये रीअब्सॉर्प्शन की तरफ जा रहा है और कुछ जो है वो एक्सक्रीट आउट भी हो रहा है। ये इसकी लेवल जो है वो कम होती जा रही है। लेकिन जो 1.0 से ऊपर है, इसका मतलब कि इसकी कंसंट्रेशन ट्यूबुलर फ्लूइड में अभी भी स्टिल ज्यादा है, ठीक है। यूरिया 50% मौजूद होता है, लेकिन ये क्रेटिनिन मौजूद इसलिए होता है क्योंकि क्रेटिनिन जो वो सिक्रीट हो रहा है मुसलसल, इसलिए ट्यूबुलर फ्लूइड में उसकी कंसंट्रेशन मौजूद है, ठीक है। हम नेक्स्ट उसमें चले जाते हैं स्लाइड पे। Secretion of organic acid and bases by the proximal tubule। अब proximal tubule secrete भी कर रही है, जैसे हमने अभी ऊपर बात किया था कि वो यूरिया भी सिक्रीट हो रहा है, क्रेटिनिन भी सिक्रीट है। proximal tubule important site for the secretion of organic acids and bases such as bile salts, oxalate, urate and catecholamines। आप लोग सोच रहे होंगे कि बाइल सॉल्ट और कैटेकोलामीन्स यहाँ से कैसे आ गया। बाइल सॉल्ट तो जनाब वो वहाँ से आ रहे हैं, बाइल से आ रहे हैं। कैटेकोलामीन्स जो है जैसे मेडुला से आने चाहिए। तो जनाब ये सारे के सारे जो हैं वो मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट्स बनकर फाइनली किडनी में पहुंचते हैं एक्सक्रीशन के लिए, क्योंकि बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी भी होती हैं, मेडिसिकेशंस ऐसी होती हैं, ऐसे ड्रग्स होती हैं जो कि किडनी से एक्सक्रीट आउट हुई हैं। दैट मीन्स दीज ऑल थिंग्स लाइक बाइल सॉल्ट्स, ऑक्सलेट, यूरेट एंड कैटेकोलामीन्स, ये सारे के सारे फिल्टर होके पहुंच चुके हैं प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल तक, ठीक है। और अब सर्कुलेशन के जरिए प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के सेल के अंदर पहुंच चुके। अब ये सिक्रीट हो रहे हैं ताकि ल्यूमन में आए और बाहर की तरफ एक्सक्रीट आउट हो जाए। So secretion plus filtration and lack of reabsorption of the tubule, rapid excretion in the urine। अब ये जो bile salts हैं, oxalate हैं, urate हैं और उसके बाद कैटेकोलामीन्स हैं, ये reabsorption में नहीं जाते। और इस पोर्शन में जो लेटर पोर्शन है proximal tubule का, वहाँ पर reabsorption क्योंकि कम हो जाती है, so ज़्यादा फिल्ट्रेशन है, सिक्रीशन ज़्यादा हो रही है इन चीज़ों की, तो ये सारी की सारी एक्सक्रीट आउट हो जाएंगी। किसी एवरेज पर्सन के अंदर हम देखें कि पैरामाइनोहिप्रिक एसिड है वो भी सिक्रीट करती है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल इन द लेटर पार्ट्स। 90% पैरामाइनोहिप्रिक एसिड जो है वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है इन द यूरिन। तो रेट ऑफ पैरामाइनोहिप्रिक एसिड क्लियरेंस जो है वो जो जितना क्लियर हो रहा है वो हम यूज कर सकते हैं टू एस्टिमेट द रीनल प्लाज्मा फ्लो।
एक्सपेरिमेंटल ये हम उसको कर सकते हैं। क्लियरेंस में ही हम उसको डिस्कस करेंगे कि पैराएमाइनोहिप्रिक एसिड जो है वो सीक्रेट भी हो रहा है। हम इनिलीन भी यूज़ करते हैं और बहुत सारी चीज़ें उसके लिए यूज़ कर सकते हैं, क्रेटिनिन भी कर सकते हैं, लेकिन हम पैराएमाइनोहिप्रिक एसिड को देखेंगे कि ये रीनल प्लाज्मा फ्लो का एस्टिमेट करने के लिए सी क्लियरेंस का जो रेट है वो यूज़ किया जाता है। उसके बाद हम आ जाते हैं लूप ऑफ हैनले में। आप अगर आपको इस डायग्राम में नजर आ रहा हो तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द डिसेंडिंग थिन लूप ऑफ हैनले। ठीक है, ये थिन आपको यहाँ पे पॉइंट आउट की गई है। लेकिन लूप ऑफ हैनले को हम कलेक्टिवली अगर डिस्कस करें तो लूप ऑफ हैनले में कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं? थिन डिसेंडिंग है, ये थिन डिसेंडिंग नजर आ रही है। ठीक है, उसके बाद हमें असेंडिंग सेगमेंट जो ऊपर की तरफ जा रहा है ये भी नजर आ रहा है। ठीक है, हम थिन को पहले देखते हैं। जो थिन डिसेंडिंग है, थिन एपिथेलियल मेम्ब्रेन्स विथ नो ब्रश बॉर्डर्स, ये पॉइंट अभी मैंने थोड़ा पहले एक दो स्लाइड्स पहले डिस्कस किया था। जो थिन डिसेंडिंग लिम्ब है उसके अंदर ब्रश बॉर्डर नहीं होता। अगर ब्रश बॉर्डर नहीं है तो क्या होगा? ब्रश बॉर्डर नहीं होगा तो उसका सरफेस एरिया कम हो जाएगा। सो दिस थिन epithelial membrane which has no brush border, having very few mitochondria, minimal level of metabolic activity, and there is no active reabsorption of solutes, right? क्या नहीं हो रहा? थिन डिसेंडिंग में मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं हो रही। क्या नहीं हो रही? मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं हो रही। माइटोकॉन्ड्रियाज कम है, एटीपी नहीं है कि उस सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए वहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन हो सके। क्यों? क्योंकि ये थिन मेम्ब्रेन है, ब्रश बॉर्डर नहीं है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं है। ठीक है, और इसे हम ये भी कह सकते हैं मिनिमल लेवल ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, सो देयर इज नो एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है, द डिसेंडिंग पार्ट ऑफ थिन सेगमेंट यहाँ पे सिर्फ हाईली परमेबल टू वाटर एंड मॉडरेट permeable to most solutes including urea and sodium, वो भी actively reabsorption नहीं हो रही है। ठीक है, तो हम देखेंगे जो thin descending limb है, epithelial membrane जो है उसकी, वो no brush borders, metabolic activities में बहुत कम है, बहुत कम माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद हैं, लेकिन ये हाईली परमेबल है फॉर वाटर, देयर इज नो एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। अगर यहाँ पे परमेबल है भी तो वो किस चीज के लिए? यूरिया और सोडियम के लिए, और ये भी हम आगे देखेंगे कि ये पैसिवली रीअब्जॉर्ब कर रहे होंगे। हम थिन सेगमेंट्स की तरफ आ जाते हैं असेंडिंग लिम्ब की। ठीक है, थिन सेगमेंट, इसके लिए बहुत थोड़ा सा पोर्शन रहता है। जो थिन सेगमेंट है असेंडिंग लिम्ब का हैज अ मच लोअर रीअब्जॉर्प्शन कैपेसिटी देन डज द थिक सेगमेंट, एंड द थिन डिसेंडिंग लिम्ब does not reabsorb significant amount of any of these solutes. कोई भी solutes जो है वो उसमें जो है थिन में भी रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, जो अभी हमने पीछे बात की थी। ठीक है, तो थिन सेगमेंट है असेंडिंग लिम्ब का। ठीक है, वहां पर हम देखेंगे कि रीअब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कम है। ठीक है, एज कम्पेयर टू थिक। और जो थिन डिसेंडिंग लिम्ब है वहां पर भी रीअब्जॉर्प्शन सॉल्यूट्स की नहीं हो रही। हम थिक असेंडिंग लूप ऑफ हैनले की तरफ आ जाते हैं, जैसे इस पे पॉइंट आउट किया हुआ है, यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है। थिक एपिथेलियल सेल्स हैं, हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, एक्टिवली रीअब्जॉर्ब करता है अबाउट 25% ऑफ द फिल्टर्ड लोड ऑफ सोडियम को। 65% फिल्टर्ड लोड ऑफ सोडियम कहाँ रीअब्जॉर्ब हो रहा था? प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में हो रहा था, और 25% कहाँ हो रहा है? ये यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, 25%। एंड सोडियम के साथ क्लोराइड भी, पोटेशियम भी, लार्ज अमाउंट ऑफ कैल्शियम, बाइकार्बोनेट एंड मैग्नीशियम, दे ऑल आर रीअब्सॉर्ब्ड इन दिस thick ascending loop of Henle. It has a high metabolic activity and also it secretes hydrogen ion into the tubular lumen. हम देख रहे हैं क्रॉस सेक्शन के अंदर, तो क्रॉस सेक्शन में हमें क्या नजर आ रहा है कि हाइपोऑस्मोटिक है ये एरिया। ठीक है, यहाँ से ज्यादा चीजें जो है 25% रिमेनिंग रह गई थी वो भी यहाँ पे रीअब्सॉर्ब हो रही है, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम, कैल्शियम, बाइकार्बोनेट एंड मैग्नीशियम। लेकिन यहाँ से सिक्रीशन में हाइड्रोजन अभी भी यहाँ पे ल्यूमेन के अंदर आ रहा है। ठीक है, अब मैकेनिज्म क्या है सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम ट्रांसपोर्ट का थिक असेंडिंग लूप ऑफ हैनले में? सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप हमें पहले से पता है बेसोलेटरल मेम्ब्रेन पे बिल्कुल उसी तरह से रीअब्जॉर्प्शन हो रही है यहाँ पर भी, हालांकि 25% हो रही है, लेकिन मैकेनिज्म बिल्कुल वही है जो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में हमने देखा था। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा चेंज है, को ट्रांसपोर्ट इधर भी है कि एक सोडियम आयन, 2 क्लोराइड और 1 पोटेशियम को ट्रांसपोर्टर इन द ल्यूमिनल मेम्ब्रेन, ये अब इस तरह से अंदर जाएंगे। अगेन को ट्रांसपोर्ट है।
ठीक है, लेकिन 1 सोडियम 2 क्लोराइड एंड 1 पोटेशियम को ट्रांसपोर्ट आया। अब सोडियम हाइड्रोजन काउंटर ट्रांसपोर्ट भी मैकेनिज्म जो वो भी ल्यूमिनल मेम्ब्रेन पे है, वो भी हम पहले भी देख चुके थे, हम आगे फिर एक देखेंगे। ठीक है, हमने क्या देखा, सोडियम एक 2 क्लोराइड के आयन, एक पोटेशियम का, ये को ट्रांसपोर्ट कर गया। फिर हमने देखा कि जी यहाँ पे लूप ऑफ हैनले में जो थिक पोर्शन था वहाँ पे सोडियम और हाइड्रोजन एक्सचेंजेस भी मौजूद है, राइट। अच्छा जी, उसके अलावा हमने देखा पैरासेलुलर रीअब्जॉर्प्शन हो रही है कुछ केटायंस की, सच एज मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम एंड पोटेशियम। ये क्यों अंदर जा रहे हैं जनाब, पैरासेलुलर रीअब्जॉर्ब क्यों कर रहे हैं, होता क्या है कि हालांकि although we are seeing this कि 1 sodium 2 chloride and 1 potassium co-transporters is there in the luminal membrane, लेकिन उसके बावजूद देखिए ना, हम तो उसमें क्लोराइड 2 क्लोराइड लेके जा रहे हैं, नेगेटिव लेकर जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद होता क्या है, जो पोटेशियम है, ठीक है, ये पोटेशियम क्या करता है, ये अगेन पोटेशियम जो है वो लीक बैक करता है थ्रू पैरासेलुलर सेक्शंस। ठीक है, हमने देखा कि जी क्लोराइड तो निकाल दिया था हमने, नेगेटिव निकाल दिया था, पोटेशियम भी निकाला हुआ है, एक सोडियम भी चला गया आयन, तो ल्यूमन से सेल के अंदर तो चीजें चली गई हैं। उसके अलावा ल्यूमन जो है उसके अंदर वो फिर भी कुछ नेगेटिविटी को रखता है, +8 मिली वोल्ट, पॉजिटिव ज्यादा है यहाँ पे आयंस। ये क्या करते हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये थ्रू पैरासेलुलर रेट जो ये डिफ्यूज कर जाते हैं, चले जाते हैं रीनल इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। होता क्या है कि हमने देखा इस डायग्राम में कि जो पोटेशियम है ना, यहाँ पर जो सेल के अंदर पोटेशियम मौजूद होता है ऑलरेडी, क्योंकि इंट्रासेलुलर पोटेशियम ज्यादा होता है, ये करता है क्या है, ये लीक बैक करता है इनटू द ल्यूमन, ये ल्यूमन में वापस लीक बैक करता है। जब ये ल्यूमन में वापस लीक बैक करेगा ना, तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पर और भी ग्रेडियंट इंक्रीज हो जाएगा फॉर सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम के लिए, यहाँ पे ऑस्मोटिक ग्रेडियंट और थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, सॉल्यूट ज्यादा हो जाएंगे। जब सॉल्यूट की यहाँ पे ग्रेडियंट ज्यादा हो जाएगा, +8 मिली वोल्ट को ये मेंटेन करेगा इस ग्रेडियंट को, तो क्या हो जाएगा कि पैसिवली सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम और कैल्शियम ये सारे पैरासेलुलर डिफ्यूज करेंगे बिटवीन द सेल्स इनटू द रीनल इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ठीक है, एक ये इसका मैकेनिज्म है कि ये पैरासेलुलर इसलिए कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं पैरासेलुलर, क्योंकि पोटेशियम जो है ये लीक बैक कर रहा है वापस इनटू द ल्यूमन, और ये यहाँ पे इनके लिए एक ग्रेडियंट यूज कर रहा है, हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ताकि ये यहाँ से पैरासेलुलरली डिफ्यूज कर रहा है। And this is the site of action for loop diuretics, furosemide, ethacranic acid, bumetanide that inhibit the action of sodium 2 chloride potassium co-transporters। हम कुछ सब्जेक्ट्स जो है वो देते हैं, डायरेटिक्स देते हैं, वो डायरेटिक्स जो है वो इस पोर्शन पे आके यहाँ पर जो हमें नजर आ रहा है, यहाँ पे इनको इनहिबिट करते हैं, तो सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होती। ये सम डिजीजेज में हम furosemide और ये ब्लड प्रेशर में हम यूज करते हैं, हार्ट फेलियर्स में भी ये चीजें यूज की जाती हैं। ठीक है, द थिक सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लूप ऑफ हैनले इज वर्चुअली इम्पर्मेबल टू वाटर अगेन। ठीक है, ये बात एक फिर बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे थिक सेगमेंट में जो है वो परमेबल नहीं है वाटर के लिए। पहले हमने क्या डिस्कस किया था, जो उसका थिन सेगमेंट था ना, थिन सेगमेंट जो था ये वाला, ये हाईली परमेबल था, जो डिसेंडिंग का था, सॉल्यूट्स परमेबल नहीं थे। ठीक है, फिर जो थिन था सेगमेंट, वहाँ पे सॉल्यूट्स नहीं जा रहे, बहुत ही कम कंसंट्रेशन में, क्योंकि सॉल्यूट्स नहीं जा रहे तो वाटर भी नहीं आ रहा, यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ही बहुत कम है इस पूरे एरिया में, थिन सेगमेंट में, असेंडिंग में। फिर हम थिक की तरफ आ गए, हमने देखा 25% सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सारे के सारे जो वो रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं। ठीक है, सिक्रीशन हो रही है हाइड्रोजन की भी, उसके साथ साथ हमने देखा पैरासेलुलर रीअब्जॉर्प्शन भी होती है, मैग्नीशियम की, कैल्शियम की, सोडियम की, पोटेशियम की भी। और उसके साथ साथ हमने देखा कि ये जो सेगमेंट था थिक वाला, यहाँ पे पानी रीअब्जॉर्ब नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा, कि इन एरियाज में अगर पानी रीअब्जॉर्प्शन नहीं करेगा तो ये यहाँ पे मैकेनिज्म हम आगे देखेंगे, यहाँ पे डाइल्यूशन और कंसंट्रेटेड यूरिन जो है वो बनना शुरू हो जाता है। मैकेनिज्म जहाँ पे पानी नहीं वो रीअब्जॉर्ब हो रहा, कहीं पे सॉल्यूट्स जो है वो रीअब्जॉर्ब नहीं हो रहे, बेसिकली ये सारा जो पोर्शन है लूप ऑफ हैनले का, यहाँ पे हम देखेंगे कहीं पे सॉल्यूट रीअब्जॉर्ब नहीं हो रहे, कहीं पे जो है वो वाटर रीअब्जॉर्ब नहीं हो रहे। दिस ऑल मेक्स द बैकग्राउंड और ग्राउंड फॉर कंसंट्रेशन एंड डाइल्यूशन ऑफ यूरिन। अर्ली डिस्टल ट्यूब्यूल की तरफ आ जाते हैं। फर्स्ट पोर्शन जो है ना डिस्टल ट्यूब्यूल का, दैट फॉर्म्स द मैक्युला डेंसा।
right? And a group of closely packed epithelial cells are there, and that is the part of juxtaglomerular complex, JJ complex कहते हैं या JJ apparatus भी इसको कहा जाता है। डिस्टल ट्यूब्यूल का जो फर्स्ट पोर्शन है वो मैक्यूला डेंसा बनाता है, पैक्ड एपिथेलियल सेल्स हैं जो हम जक्स्टाग्लोमेरुलर कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। बेसिकली ये यूज क्यों हो रहा है, ये एरिया ये फीडबैक कंट्रोल करता था जीएफआर को और ब्लड फ्लो को, ये फीडबैक देता था कि कहीं पे जीएफआर ज़्यादा या कम है तो वो उसको जो है वो डील करता था, ठीक है। 5% of filtered load of sodium chloride is reabsorbed over here in this segment, सिर्फ 5%। अब क्योंकि हमने देखा थिक सेगमेंट जो था पिछला सेगमेंट इसका लूप ऑफ फैनले का पानी रीअब्सॉर्ब नहीं हो रहा था वहाँ पे, ठीक है, और जो थिन असेंडिंग था पानी वहाँ पे भी रीअब्सॉर्ब नहीं हो रहा था। इसका मतलब ये हो गया जो रिमेनिंग सोडियम क्लोराइड था वो तो अर्ली डिस्टिल में हो गया रीअब्सॉर्ब। तो अब ये जो सेगमेंट है इसे हम कहते हैं ये डाइल्यूटिंग सेगमेंट है, बहुत ही हाइपोऑस्मोटिक सेगमेंट है। 65% सोडियम जो है हमने देखा सोडियम क्लोराइड ये सारा का सारा रीअब्सॉर्ब हो गया था प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में। उसके बाद हमने देखा थिक सेगमेंट ऑफ जो असेंडिंग लिंक थी उसमें 25% रीअब्सॉर्ब हो गया। जो रिमेनिंग 5% सोडियम क्लोराइड था दैट इज रीअब्सॉर्ब इन दिस अर्ली डिस्टल ट्यूब्यूल, सो दैट्स व्हाई दिस सेगमेंट इज कॉल्ड एज डाइल्यूटिंग सेगमेंट। यहाँ पे पानी रीअब्सॉर्प्शन में नहीं आ रहा, डिसेंटिंग थिन के बाद पानी जो है वो कंटिन्यूसली इसी सेगमेंट में मौजूद है। जो थायराइड डायरेटिक्स हैं that are widely used to treat the disorders like hypertension and heart failure that inhibit the sodium chloride cotransporters, these are act over this portion of nephrons। ये हमने देखा अर्ली डिस्टल ट्यूब्यूल। अब यहाँ पे रिमेनिंग जो सोडियम क्लोराइड ये थे ये भी रीअब्सॉर्ब हो चुके हैं, क्रॉस सेक्शन में हमें यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। So mechanism of sodium chloride transport in the early distal tubule. Early distal tubule में कैसे reabsorb हो रहा है? Sodium and chloride are transported from the tubular lumen into the cell by a co-transporter। बिल्कुल इकट्ठे जा रहे हैं। हमने पहले डिस्कस किया था कि सोडियम जो है अपने साथ ग्लूकोज और अमाइनो एसिड को प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में लेकर ही चला गया बेचारा क्लोराइड जो पैसिवली रीअब्सॉर्ब हो रहा था, ऐसा ही था। फिर हमने डिस्कस किया बहुत थोड़ा सा क्लोराइड अपने साथ लेकर जाया जाता है, लेकिन अब यहाँ पे अर्ली डिस्टल ट्यूब्यूल में सोडियम के पास दोस्ती रखने के लिए और ग्लूकोज तो मौजूद नहीं है। और मैं लेक्चर में आती हूँ, लेक्चर से होकर आती हूँ, ठीक है। सोडियम एंड क्लोराइड की जो ट्रांसपोर्ट है ट्यूबुलर ल्यूमेन में इनटू द सेल बाय को ट्रांसपोर्टर। अब अर्ली डिस्टल ट्यूब्यूल में फिर सोडियम की और क्लोराइड की कंपनी हो गई है, ठीक है। एंड सोडियम इज पंप्ड आउट ऑफ द सेल बाय सोडियम पोटेशियम एटीपीएस। अब हम इस डायग्राम में देखेंगे कि अर्ली डिस्टल ट्यूब्यूल में यहाँ पे को ट्रांसपोर्ट हो रही है, सोडियम और क्लोराइड जो ये कंपनी कर रहे हैं, लेकिन फिर सोडियम को सेल से बाहर निकलने के लिए यहाँ पे सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप को यूज करना पड़ेगा सोडियम को। लेकिन जो क्लोराइड होता है ना, क्लोराइड क्या करेगा, ये इंटरसेक्शन में थ्रू क्लोराइड चैनल्स मौजूद हैं बेसोलेटरल मेम्ब्रेन पे, यहाँ से अंदर चला जाएगा रीनल इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर, ठीक है। हम अर्ली डिस्टल ट्यूब्यूल की बात कर रहे हैं, इसमें सोडियम और क्लोराइड जो है यहाँ पर को ट्रांसपोर्ट के जरिए इनसाइड द ट्यूबुलर सेल्स में आ जाएगा। जी हेलो यार, मेरा लेक्चर चल रहा है, मैं ऑनलाइन लेक्चर दे रहा हूँ, आ रही हूँ, मैं लेक्चर के बाद ही आऊँगी, तो मेरा लेक्चर चल रहा है, आ रही हूँ 20 मिनट्स प्लीज। सो sodium and chloride are transported from the tubular lumen into the cell by a co-transporter। फिर सोडियम जो सेल के बाहर आ जाता है सोडियम पोटेशियम एटीपीएस के जरिए, क्लोराइड जो है इंटरसेक्शन में आ जाता है विया क्लोराइड चैनल्स। और साइट ऑफ एक्शन थायराइड यूरेटिक्स की क्या है, यहाँ पर है अर्ली डिस्टल ट्यूब्यूल में, ये यहाँ पे इनको आके रोकता है कि सोडियम और क्लोराइड जो सेल के अंदर एंटर ना हो, ठीक है। और ये नेट्रीयूरेसिस करा देता है, सोडियम को एक्सक्रीट आउट करा देता है, या हम जिसे कहें कि ये सोडियम एंटागोनिस्ट है। लेट डिस्टल ट्यूब्यूल के अंदर देखते हैं, लेट डिस्टल ट्यूब्यूल और कॉर्टिकल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल को देखेंगे। जो लेट डिस्टल ट्यूब्यूल है उसके अंदर दो तरह के सेल्स मौजूद हैं, प्रिंसिपल सेल्स एंड इंटरकलेक्टेड सेल्स। प्रिंसिपल सेल्स जो हैं वो रीअब्सॉर्ब करते हैं सोडियम को एंड वाटर को, और वो सिक्रीट करते हैं पोटेशियम आयन। तो ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। We are talking about two type of cells in the late distal tubule. One is principal cells and the second one is intercalated cells. Here the principal cells reabsorb sodium and water,
and secrete potassium ions, whereas the intercalated cells, they reabsorb potassium and bicarbonate ions and secrete hydrogen ions. फाइनली हम देखेंगे कि इस सारे में प्रिंसिपल सेल्स, इंटरकलेटेड सेल्स में जो हमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट नजर आ रहा है कि फाइनली इन दोनों की रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन के बाद जो हमें चीज मिल रही है वो हाइड्रोजन आयंस है। ठीक है, प्रिंसिपल सेल ने देखिए सोडियम को रीअब्जॉर्ब कर लिया, वाटर को रीअब्जॉर्ब कर लिया, उसने पोटेशियम को छोड़ दिया था ल्यूमेन के अंदर। इंटरकलेटेड सेल्स आए, उन्होंने क्या कर दिया कि उन्होंने यहाँ से पोटेशियम को उठा लिया, रीअब्जॉर्ब कर लिया, और बाइकार्बोनेट को भी रीअब्जॉर्ब कर लिया, और उसने सिक्रीट किसको कर दिया, हाइड्रोजन को। तो हमारे पास जो मेन मॉरल रह जाता है इसमें वो हाइड्रोजन आयन रह जाता है। एंड दिस पोर्शन इज इम्पर्मेबल टू यूरिया। सोडियम रीअब्जॉर्प्शन जो यहाँ पर हो रही है लेट डिस्टल ट्यूब्यूल के अंदर, सोडियम रीअब्जॉर्प्शन अंडर कंट्रोल ऑफ एल्डोस्टेरॉन। ठीक है, एंड हाइड्रोजन सीक्रेटेड फॉर एसिड बेस बैलेंस। क्यों रीअब्जॉर्ब हो रही है सोडियम, कि अगर एल्डोस्टेरॉन मौजूद होगा वहाँ पर, उसकी जो लेवल होगी बॉडी की नीड के हिसाब से सोडियम वहाँ पे रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक हो गया, अदरवाइज अगर जरूरत नहीं होगी तो वो एसिड आउट हो जाएगा। हाइड्रोजन की जो सिक्रीशन है वो किस लिए हो रही है, वो एसिड बेस के बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। यहाँ पर जो हम देखेंगे लेट डिस्टल ट्यूब्यूल में जो वाटर की परमेबिलिटी भी है वो भी कंट्रोल करती है एडीएच। इसका मतलब ये हुआ कि एल्डोस्टेरॉन के रिसेप्टर्स मौजूद हैं इस लेवल पर, उसके अलावा एडीएच के रिसेप्टर्स मौजूद हैं लेट डिस्टल ट्यूब्यूल और कॉर्टिकल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के ऊपर। डन, इतनी बात इसको मैं फिर से रिपीट करती हूँ। जो पोर्शन है लेट डिस्टल ट्यूब्यूल का, लेट डिस्टल ट्यूब्यूल एंड कॉर्टिकल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, दिस लेट डिस्टल ट्यूब्यूल हैव टू टाइप ऑफ सेल्स, प्रिंसिपल सेल्स एंड इंटरकलेक्टेड सेल्स। द प्रिंसिपल सेल्स रीअब्सॉर्ब सोडियम एंड वाटर, और वो सिक्रीट क्या कर रहा है, पोटेशियम को। Whereas intercalated cells reabsorb potassium and bicarbonate ions and secrete hydrogen ions. And this portion of late distal tubule is impermeable to urea. सोडियम रीअब्सॉर्ब जो यहाँ पे कर रहा है वो अंडर कंट्रोल ऑफ एल्डोस्टेरॉन है। यहाँ पे एल्डोस्टेरॉन के रिसेप्टर्स मौजूद हैं प्रिंसिपल सेल्स पे। ठीक है, अब हम देखेंगे जो हाइड्रोजन की जो सिक्रीशन है वो क्यों हो रही थी, वो एसिड और बेसिस को बैलेंस करने के लिए, ताकि बॉडी का जो होम्योस्टेसिस है बैलेंस का वो मेंटेन रह सके। वाटर की जो यहाँ पे परमेबिलिटी है कि जो वाटर यहाँ पे परमेबल है, यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन करेगा या नहीं होगा, वो कंट्रोल कौन कर रहा है, एडीएच कर रहा है, एंटी डायरेटिक हार्मोन। ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, वो उसको कंट्रोल करेगा। Reabsorption and secretion in late distal tubule and cortical collecting tubules. Sodium entering the cell through special channels and is transported out of the cell by sodium potassium ATPase pump. ये चीज हमने देखी थी यहाँ पे कि सोडियम जो है अपने स्पेशल चैनल्स के जरिए आ गया था यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे लेट डिस्टल ट्यूब्यूल कॉर्टिकल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में, और लेकिन बाद में जब वो इंटरस्टिशियम के अंदर गया तो वो सोडियम पोटेशियम पंप के जरिए गया। ठीक है, एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट जो है वो compete करते हैं with एल्डोस्टेरॉन for binding site in the cell and therefore inhibit the effects of एल्डोस्टेरॉन। ठीक है, ये जो एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट है लाइक स्पाइरोलेक्टोन है और एपिलेरॉन है, ये क्या करते हैं कि इनके साथ इस लेवल पे आके एल्डोस्टेरॉन के साथ यहाँ पे आके compete करते हैं, इनहिबिट करते हैं कि जी एल्डोस्टेरॉन अपना काम ना करे। हमने डिस्कस किया था ना पिछली स्लाइड में कि सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन कंट्रोल कर रही है एल्डोस्टेरॉन। अगर हम किसी सब्जेक्ट को ब्लड प्रेशर है उसे अगर हम एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट दे देते हैं तो क्या करेगा, वो सोडियम एल्डोस्टेरॉन के वहां पर आके ये खुद अटैच हो जाएगा, सोडियम को वहां पे काम, एल्डोस्टेरॉन को काम नहीं करने। जब एल्डोस्टेरॉन काम नहीं करेगा तो सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी। सिमिलरली सोडियम चैनल ब्लॉकर्स भी मौजूद हैं जो यहाँ पर आके लेट डिस्टल ट्यूब्यूल कॉर्टिकल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के ऊपर आके सोडियम चैनल ब्लॉकर्स को अगर हम देंगे तो क्या करेंगे, सोडियम चैनल ब्लॉकर्स एमिलोडाइड और ट्राइएमिट्रिन, ये क्या करेंगे, ये यहाँ पे इस चैनल पे आके सोडियम के यहाँ पे खुद अटैच हो जाएंगे, सोडियम को एंटर नहीं होने देंगे। इन केस ऑफ हाइपरटेंशन, इन केस ऑफ हार्ट फेलियर्स, दिस सोडियम इज नॉट रीअब्सॉर्ब व्हेन द सब्जेक्ट इज ट्रीटेड विद सोडियम चैनल ब्लॉकर्स। ठीक है, और सब्जेक्ट इज ट्रीटेड विद एन एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट। ठीक हो गई ये बात। सो जो लेट डिस्टल ट्यूब्यूल और कॉर्टिकल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है जहाँ पे सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन हो रही है, जहाँ पे वाटर की रीअब्जॉर्प्शन हो रही है, ये अंडर कंट्रोल एल्डोस्टेरॉन एंड एडीएच है रिस्पेक्टिवली। प्रिंसिपल सेल्स की हम बात करेंगे। वी आर टॉकिंग अबाउट प्रिंसिपल सेल्स अगेन। प्रिंसिपल सेल्स जो रीअब्सॉर्ब कर रहे थे सोडियम को और वाटर को और सिक्रीट कर रहे हैं पोटेशियम को। Sodium reabsorption and potassium secretion by the principal cells depend on the activity of sodium potassium ATPase pump
in each cell's basolateral membrane. सेल की अपनी basolateral जो membrane है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना उसको रीअब्सॉर्ब कर रहा है, ठीक है. And this pump maintain a low sodium concentration inside the cell and therefore favors sodium diffusion into the cell through the special channels. अब होता है क्या है, क्योंकि सोडियम की रीअब्सॉर्प्शन जो है और पोटेशियम के सिक्रीशन की बात करें थ्रू प्रिंसिपल सेल्स जो हो रही है, ठीक है, ये डिपेंड कर रहा है सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप की ऑन द बेसोलेटरल मेम्ब्रेन. अब ये पंप करता है क्या है कि सोडियम, क्योंकि इनसाइड द सेल तो वैसे ही कम होता है, ये बात हम पहले भी बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, और ये पंप मेंटेन करता है इस चीज़ को कि सोडियम की कंसंट्रेशन सेल के अंदर कम हो, इसीलिए फेवर करता है कि सोडियम डिफ्यूज कर जाए सेल के अंदर खुद, जहाँ से ल्यूमन से आ रहा है वो अपने स्पेशल चैनल के जरिए ही आ जाए. And the secretion of potassium by these cells from the blood into the tubular lumen involves 2 steps. ये कहता है कि जी इसके बाद ये फिर जो सोडियम जो था, पोटेशियम जो था, ये सिक्रीट कैसे कर रहा था, ये ब्लड से इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आया, इंटरस्टिशियल फ्लूइड से ये लीक बैक जो हमने पिछली इसमें डिस्कस की थी उसके जरिए भी आ रहा है. उसके बाद ये पोटेशियम जो है ये क्या करता है कि ये सेल के अंदर एंटर हो जाता है बिकॉज ऑफ सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप, इसके जरिए भी आ गया, विच मेंटेन अ हाई इंट्रासेलुलर पोटेशियम कंसंट्रेशन. सेल के अंदर कंसंट्रेशन पोटेशियम की ज्यादा होती है. एंड देन वंस इन द सेल पोटेशियम डिफ्यूज डाउन इट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अक्रॉस द ल्यूमिनल मेम्ब्रेन इनटू द ट्यूबुलर फ्लूइड. वहां से फिर इसको बाहर निकलने के लिए, ल्यूमिनल फ्लूइड में जाने के लिए इसको किसी और एनर्जी की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये सेल के अंदर ज्यादा है, ट्यूबुलर ल्यूमन के अंदर इसकी कंसंट्रेशन कम हो रही है. Principal cells are the primary site of action of potassium sparing diuretics. अब जो प्रिंसिपल सेल्स हैं वहाँ पे अगर हम किसी सब्जेक्ट को पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स दे रहे हैं, दैट इंक्लूड्स स्पेरोलेक्टोन, एप्लेरॉन, एमिलोराइड एंड ट्राइएमिथ्रीन, ठीक है. सो ये पोटेशियम को स्पेयर करेंगे और सोडियम को जो है वो एक्सक्रीट आउट करेंगे. और spironolactone, apleron or mineralocorticoid receptor antagonists that compete with the aldosterone for receptor sites in the principal cells and therefore inhibit the stimulatory effect of aldosterone on sodium reabsorption and potassium secretion. ये पहले मैं डायग्राम में बता चुकी हूँ आप लोगों को कि इस लेवल पे आके सोडियम चैनल ब्लॉकर्स देंगे, वो सोडियम को यहाँ पे एंटर नहीं होने देगी, एल्डोस्टेरोन एंटागनिस्ट देंगे तो वो उसके रिसेप्टर पे अटैच हो जाएगा और सोडियम की एंट्री नहीं हो सकेगी, ठीक है. Amiloride and triamethrin are sodium channel blockers, which we discussed previously, that directly inhibit the entry of sodium into the sodium channel, ठीक है, of the luminal membrane, therefore reduce the amount of sodium that can be transported across the basolateral membrane. वो वहाँ पर होगा ही नहीं, इतना एंटर नहीं हो सकता, तो basolateral की तरफ भी नहीं जा सकेगा वहाँ. उसके बाद हम आ जाते हैं medullary collecting duct की तरफ. अब मेडुलरी कलेक्टिंग डक्ट जो है रीअब्सॉर्ब लेस देन 10% ऑफ द फिल्टर्ड वाटर एंड सोडियम, बहुत ही मामूली सा सोडियम, लेस देन 10, और ये सिक्रीट कर रहा है हाइड्रोजन आयंस एंड आर परमेबल टू यूरिया. अब जो यूरिया सर्कुलेट कर रहा था ना कंटिन्यू, वो उधर भी रीअब्सॉर्ब नहीं होता, उधर भी नहीं होता. ये मेडुलरी कलेक्टिंग डक्ट में आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे हाईलाइट हुआ हुआ, दिस इज मेडुलरी कलेक्टिंग डक्ट. यहाँ पे हमने देखा कि यूरिया जो यहाँ पे रीअब्सॉर्ब हो रहा है, ठीक है. कैसे रीअब्सॉर्ब हो रहा है आगे हम उसको डिस्कस करेंगे. फाइनल साइट फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ यूरिन, ये जो मेडुलरी कलेक्टिंग डक्ट है ना, ये फाइनल प्रोसेसिंग साइट है, ठीक है, क्योंकि हम डिस्टल ट्यूब्यूल से तो आ गए हैं, डिस्टल ट्यूब्यूल की हमने बात कर ली, अर्ली डिस्टल एंड लेट डिस्टल ट्यूब्यूल्स की. सो रीअब्सॉर्प्शन ये कितनी कर रहा है मेडुलरी कलेक्टिंग डक्ट, लेस देन 10% ऑफ द फिल्टर्ड वाटर एंड सोडियम एंड इट सिक्रीट्स हाइड्रोजन आयन एंड आर परमेबल टू यूरिया. फाइनल साइट ऑफ प्रोसेसिंग फॉर द यूरिया. वाटर परमेबिलिटी अगेन हियर इज कंट्रोल्ड बाय एडीएच. यहाँ पे परमेबल है वाटर, लेकिन एडीएच कंट्रोल कर रहा है. इस पोर्शन से थिक असेंडिंग से लेके यहाँ तक वाटर की परमेबिलिटी जो है वो एडीएच कंट्रोल कर रहा है. अगेन यहाँ पे डायग्राम है, बड़ी अच्छी से हमें नजर आ रही है. वाई एक्सिस में हम देख रहे हैं ट्यूबुलर फ्लूइड और प्लाज्मा की कंसंट्रेशन हमें नजर आ रही है. यहाँ पर जो एक्स एक्सिस में हमें नजर आ रही है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल थी, ये लूप ऑफ हैनले है, ये डिस्टल ट्यूब्यूल है, ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स है. 1.0 जो हमें डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सेवरल सब्सटेंसेस इन डिफरेंट ट्यूबुलर सेगमेंट्स में कौन कितनी कितनी किसी कंसंट्रेशन है. 1.0 का मतलब ये है कि जो ट्यूबुलर फ्लूइड और प्लाज्मा की कंसंट्रेशन है वो इक्वल जा रही है यहाँ तक,
लेकिन अगर कोई इससे ज़्यादा है, दैट मीन दीज सब्सटेंसेज आर सीक्रेटेड इन द ट्यूबुलर फ्लूइड, एंड इफ इट इज बिलो 1.0, दैट मीन दीज सब्सटेंसेज आर एक्टिवली reabsorbed in proximal tubule, the bicarbonate it now reabsorbed in this distal tubule, and finally into an cortical collecting tubule. ठीक है, so sodium is actively reabsorbed in here proximal tubule. यहाँ पे देखें ना इसकी लेवल प्लाज्मा में और ट्यूबुलर फ्लूइड में ज़्यादा है. फिर हम देखेंगे कि यहाँ पर फिर सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड लूप ऑफ हैनले में इनकी कंसंट्रेशन जो है वो थोड़ी सी और कम होना शुरू हो जाती है. ठीक है, क्योंकि ये और 25% जो है डिस्टल ट्यूब्यूल में आके और रीअब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएंगी. और फाइनली जो थोड़ी सी और रह जाती है सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड, फाइनली कॉर्टिकल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में आके रीअब्जॉर्ब हो जाएगी. और क्योंकि कुछ पोटेशियम भी सिक्रीट हो रही है तो वो हम देखेंगे वो थोड़ी सी अभी भी मौजूद होती है इसमें. ट्यूबुलर फ्लूइड प्लाज्मा इन्यूलिन कंसंट्रेशन बेसिस. इन्यूलिन एक पॉलीसैकेराइड है, ये मेजर करते हैं हम फॉर जीएफआर एंड नॉट रीअब्सॉर्ब और सिक्रीटेड बाय द रीनल ट्यूब्यूल. ना रीअब्सॉर्प्शन हो रही है ना ये सिक्रीट हो रही है, तो हम इसे बहुत अच्छा इंडिकेटर है जिसके जरिए हम जीएफआर को चेक कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं. चेंज इन द इन्यूलिन कंसंट्रेशन एट डिफरेंट पॉइंट्स अलोंग विद द रीनल ट्यूब्यूल देयरफॉर रिफ्लेक्ट्स चेंजेस इन द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द ट्यूबुलर फ्लूइड. अगर इसकी इन्यूलिन की कंसंट्रेशन में कम आ रही है तो फिर हमें समझ आ जाती है कि जी वाटर रीअब्सॉर्ब होता जा रहा है, अब इन्यूलिन ज़्यादा होती जा रही है. तो ये बेसिकली ये हमें बता रहा है कि हम जीएफआर को चेक कर रहे हैं, बेसिकली इन्यूलिन जो है जीएफआर को कर रही है. Regulation of tubular reabsorption. Tubular load. Total amount of substances that filtered through the glomerular membrane into the tubule each minute is called as tubular load. Exactly. इसमें ट्यूबुलर लोड में प्लाज्मा की क्लियरेंस हम देखते हैं और मल्टीप्लाई विथ जीएफआर. हम ग्लूकोज की एग्जांपल ले लेते हैं 125 मिलीग्राम पर मिनट के हिसाब से. ठीक है, ट्यूबुलर ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? ट्यूबुलर ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम जो रेट है एट विच सब्सटेंस इज रीअब्सॉर्ब फ्रॉम द रीनल ट्यूब्यूल. हम फिर ग्लूकोज की एग्जांपल लेते हैं, ये 320 मिलीग्राम पर मिनट के हिसाब से रीअब्सॉर्ब हो जाती है, क्योंकि हम पहले बात कर चुके हैं ये पहले कल वाले लेक्चर में कि ट्यूबुलर मैक्सिमम जो वो 375 से कितनी सैचुरेशन हो सकती है जो टोटली पर मिनट के हिसाब से ग्लूकोज रीअब्सॉर्ब हो जाती है, क्योंकि नॉर्मली ग्लूकोज जो है वो एक्सक्रीट आउट नहीं हो रही या यूरिन में अपीयर नहीं हो रही. अब रेगुलेशन इसकी किस तरह से ऑफ ट्यूबुलर, रेगुलेशन ऑफ ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन. 3 फैक्टर्स हैं जो ट्यूबुलर की रीअब्सॉर्प्शन को रेगुलेट करते हैं. ग्लोमेरुलर ट्यूबुलर बैलेंस है, हार्मोनल कंट्रोल भी है, कुछ नर्वस कंट्रोल भी है. हम आयंस की तो रीअब्सॉर्प्शन को डिस्कस कर चुके हैं. सोडियम जो है क्लोराइड और वाटर 65% प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में जो है वो absorb करते हैं with the help of this active and secondary active transport, and glucose and amino acids are also reabsorbed in the proximal tubule. उसके बाद हम आ जाते हैं थिक ट्यूब्यूल जो है वो लूप ऑफ हैनले के अंदर have no brush borders, have very less capacity of reabsorption of the solutes, लेकिन वो highly permeable है for water. उसके बाद आप थिन असेंडिंग की तरफ आ जाते हैं और थिक असेंडिंग की तरफ आ जाते हैं. जो थिन असेंडिंग है वो थिन असेंडिंग जो लैम्प है वो रीअब्सॉर्प्शन कैपेसिटी उसके अंदर नहीं है. ठीक है, उसके बाद हम थिक असेंडिंग की तरफ आ जाते हैं. थिक असेंडिंग अगेन इनपर्मेबल टू वाटर है. ठीक है, लेकिन वहाँ पे सॉल्यूट्स की जो रीअब्सॉर्प्शन है वो बहुत ज़्यादा हो रही है 25%. फिर हम डिस्टल ट्यूब्यूल की तरफ आ जाते हैं. डिस्टल ट्यूब्यूल में भी हमने देखा कि रिमेनिंग जो है वो भी जो रीअब्सॉर्प्शन है वो भी हो रही है 10 to 25%, वो भी इस पर रीअब्सॉर्प्शन हो रही है. और फिर वहाँ पे वाटर की रीअब्सॉर्प्शन और उसके बाद हमने देखा जो सॉल्यूट की रीअब्सॉर्प्शन, सोडियम की रीअब्सॉर्प्शन वो डिपेंड करती है एडीएच और एल्डोस्टेरॉन के ऊपर. फिर हमने मेडुलरी कलेक्टिंग डक्ट्स को भी डिस्कस किया. मेडुलरी कलेक्टिंग डक्ट फाइनल प्रोसेसिंग एरिया है जहाँ पर जो है वो फाइनल रीअब्सॉर्प्शन हो रही है सोडियम क्लोराइड की भी, और वो भी वहीं पे फाइनल प्रोसेस हो रहा है सारा. तो अब हमने देखा कि जी ये रीअब्सॉर्प्शन सोडियम कहाँ पे कितना हो रहा है, पानी कितना हो रहा है, और ये जहाँ पे हम देखें कि जहाँ पे वाटर परमेबिलिटी नहीं है लाइक थिक असेंडिंग, ये भी डाइल्यूटिंग एरिया है. या थिन असेंडिंग जो यहाँ पर भी जो हमने देखा ये डाइल्यूटिंग एरिया, बेसिकली कंसंट्रेटेड जो यूरिन है ना वो बेसिकली इन लूप ऑफ हैनलेज में ही जो है वो मेंटेन हो रहा है. और इसकी जो ट्यूब्यूल की जो रीअब्सॉर्प्शन है वो 3 फैक्टर्स उसको हैंडल करते हैं. ग्लोमेरुलर ट्यूबुलर बैलेंस है, हार्मोनल कंट्रोल भी है और नर्वस कंट्रोल भी है इसके अंदर.
Glomerular tubular balance, ability of tubules to increase reabsorption rate in response to increased tubular rate. अब ट्यूब्यूल्स में की एक एबिलिटी, इनकी क्वालिटी वो रीअब्जॉर्प्शन को ज़्यादा करे, क्योंकि ट्यूब्यूल के अंदर जो है वो लोड ज़्यादा हो गया है, इसका मतलब फिल्ट्रेट ज़्यादा आ गया है. The balance between filtration and reabsorption of solute and water in the kidney. When GFR increase, tubular load of the solute and water in the proximal connective tubules is increased. It is followed by increased reabsorption of salt and water. So ये क्वालिटी है उन ट्यूब्यूल्स की कि अगर फिल्ट्रेशन ज़्यादा है, अगर GFR ज़्यादा हो गया है, प्रॉक्सिमल कनेक्टिव ट्यूब्यूल के अंदर वो चीज़ें ज़्यादा हो गई हैं, तो उसकी रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा करे सॉल्यूट्स की भी और वाटर की भी. It occurs because of osmotic pressure in the peritubular capillaries. वहाँ पे भी osmotic pressure increase हो रहा है, ठीक है. GFR increase होगा तो accumulation of plasma protein in glomerulus वो ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है. वहाँ पे एक osmotic pressure provide करेंगे. Elevated osmotic pressure increases reabsorption of sodium and water. अगर वहाँ पे हम देखेंगे कि जो है ग्लोमेरुलस के अंदर प्रोटीन ज़्यादा हुई, फिल्टर नहीं हो रही, मौजूद है वहाँ पे, और वो वहाँ से वो वापस ब्लड में जा रही हैं, तो उसकी वजह से वो ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा रखेंगे, ठीक है. फॉलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर, उसकी वजह से होगा क्या, सोडियम और वाटर की रिएब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी. GFR is increased from 125 ml to 150 ml per minute. The absolute rate of proximal tubular reabsorption also increases from 81 ml to 65% of the GFR to about 97.5 ml per minute. मतलब 65% of GFR वो इतना increase कर जाएगा, ठीक है. Elevated osmotic pressure increases reabsorption of sodium and water. ये चीज़ कल भी इंशाल्लाह रिपीट हो जाएगी एक दफ़ा ग्लोमेरुलर ट्यूबुलर बैलेंस की. अगर GFR इंक्रीज कर रहा है 125 ml से 150 ml तक, प्रॉक्सिमल ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन भी इंक्रीज हो जाएगी. 81 ml है पर मिनट, दैट मीन्स 65% ऑफ GFR, वो वहाँ से कहाँ तक पहुँच जाएगी, 97.5 ml पर मिनट, अगेन 65% ऑफ GFR, ठीक है. उतनी बढ़ जाएगी. हॉर्मोन्स कौन कौन से हैं, एल्डोस्टेरोन भी है, ठीक है. साइट ऑफ एक्शन उसका कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स और डक्ट है. एंजियोटेंसिन 2 है, उसका जो साइट ऑफ एक्शन है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल है, थिक असेंडिंग लूप ऑफ हैनले, डिस्टल एंड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स. ADH है, डिस्टल ट्यूब्यूल एंड कॉर्टिकल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल पे इसका एक्शन है. ANP एक्चुअल नेट्रोजेनेटिक पेप्टाइड, जो कि हार्ट के मसल से रिलीज हो रहा है. डिस्टल ट्यूब्यूल एंड कॉर्टिकल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल एंड डक्ट, उसका साइड ऑफ एक्शन है. पैराथायराइड हार्मोन जो है उसका भी एक्शन जो है वो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल पर भी है, थिक असेंडिंग लूप ऑफ हैनले एंड डिस्टल ट्यूब्यूल्स पर भी है, ठीक है. So glomerular tubular balance, not a very big deal. Ability to tubule to increase the reabsorption in response to increased tubular load. और अगर वो GFR ज़्यादा हो जाएगा तो proximal tubule जो है वो ज़्यादा जो solute और water को reabsorb करेंगी. ज़्यादा GFR हो गया तो प्लाज्मा प्रोटीन्स ग्लोमेरुलस के अंदर ज़्यादा होंगी, जिसकी वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, एंड द रेट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर बोथ आर इंक्रीज्ड. इफ द GFR is increased from 125 ml per minute to 150 ml per minute, the absolute rate of proximal tubular reabsorption is also increases from 81 ml per minute, which is 65% of the GFR, to about 97.5 ml per minute, which is also 65% of this GFR. Right? Any questions, students? Okay. Allah Hafiz.